गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी समय बाद मैं अपना ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इतिहास विषय का। इससे पहले हमने इतिहास विषय का पहला जो अध्याय था समय की शुरुआत से, उसके बारे में टॉपिक वाइज पढ़ा था। तो आज दूसरा जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। और जितने भी ये अभी बच्चे हमारे स्कूल के इसको देख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन पकड़ के इसको नोट करिए। स्कूल खुलते ही ये काम देखा जाएगा आपका, और जो चीज़ें छूट गई हैं उन चीज़ों को हम दोबारा स्कूल में एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व तक जो हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, हड़प्पा सभ्यता में क्या सामाजिक और आर्थिक कार्य होते थे और उसका पतन कैसे हुआ। तो राजा, किसान और जो नगर, ये जो चैप्टर का नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे, आप देख भी रहे होंगे इसमें पीडीएफ में, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल है, उस काल के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो कुछ बातें हम पीछे से कर लेते हैं अभी चैप्टर शुरू करने से पहले। तो 1500 ईसा पूर्व तक जो काल था उसको हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता काल भी कहते थे। फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहलाया है। वैदिक काल उसको हम कहते थे क्योंकि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही हमारा जो वेद है, पहला वेद ऋग्वेद की रचना की गई थी, यानी कि इसका लेखन हुआ था। ये देखिए, आप इसमें लिखा भी है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद का लेखन किया गया था, इसलिए उसको हम वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इस ऋग्वेद का अध्ययन करने पर उस समय की वहाँ की राजनीतिक और सांस्कृतिक जो स्थितियां थी उसका पता चला था। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये 600 ईसा पूर्व से मतलब 1500 से 1000 हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो हमारा था उत्तर वैदिक काल। उस काल में 3 जो वेद हैं ये लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप लोग समझ गए होंगे, 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेद लिखा गया था, इसको ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहते थे। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो काल आया उसको उत्तर वैदिक काल कहते थे। और इस उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ठीक है, तो 4 वेद जो हैं आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे और इनका कालक्रम भी आप लिख लेंगे। जैसे आप लिख लेंगे कि पहला वेद है ऋग्वेद, इसे लिखा गया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बाकी की जो तीनों के नाम आप लिखेंगे और उसके रचना काल आप लिखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये तो वेदों की बात हो गई। इसी समय जो चतुर्वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था जो आई, इसी काल में आई। वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था को बनाया गया ब्राह्मणों द्वारा। और जब 600 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब जाति व्यवस्था की काफी ज्यादा आलोचना होने लगी, तो और जो नए धर्म थे उनका प्रादुर्भाव हुआ। जैसे उसमें प्रमुख थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो राजा और किसान और नगर, जो इसके बारे में पता चलता है, ये सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से हमको पता चलता है। बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं उससे इतिहासकारों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। और बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले 16 महाजनपद का जिक्र किया गया, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। तो अब इन
इनको जो हम अध्ययन करते हैं, इसका जो स्रोत है कि राजा और किसान नगर, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजा कैसे थे और क्या क्या वहाँ पर क्रियाकलाप होते थे, तो कुछ अध्ययन के स्रोत होते हैं इतिहासकार जिसके बाद बताते हैं, तो वो अध्ययन के स्रोत थे। आप इनको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं कुछ किताबों के नाम बताऊंगा और उनके रचयिता के नाम बताऊंगा। तो एक जगह आप लिख लीजिए किताब, एक जगह आप लिख लीजिए रचयिता। तो किताब थी जैसे सबसे पहले अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी कौटिल्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक जो थे उस समय, उनको हराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने गद्दी पे बैठाया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी मतलब। तो अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद दूसरी जो किताब आती है वो आती है इंडिका, मैगस्थनीज के द्वारा ये किताब लिखी गई है। उसके बाद आती है रघुवंश, रघुवंश जो लिखी गई है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आती है मृच्छक कटिकम, शूद्रक के द्वारा, इसके रचयिता थे शूद्रक के द्वारा ये किताब लिखी गई है। एक किताब और है विशाख दत्त, रचयिता थे विशाख दत्त और इनकी किताब का नाम था मुद्रा राक्षस। तो ये कुछ किताबें हैं जो हमें गुप्तकालीन और मौर्यकालीन जो बातें थी, जो उस समय राजनीतिक व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में बताते हैं। तो समझते होंगे आप जो हमने स्टार्टिंग करी थी। आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिप और प्रियदर्शी लिखा है, प्रिंसिप और प्रियदर्शी। प्रिंसिप एक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी थे, इनका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसिप। और प्रियदर्शी, जो ये प्रियदर्शी लिखा है, ज्यादातर जो अभिलेख मिले अशोक के, सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले उस पर ज्यादातर अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। तो प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है। प्रियदर्शी का जो मतलब होता है वो होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा, मतलब जिनकी जो सूरत है देखने में बहुत सुंदर है। और कहीं कहीं पर अभिलेखों में देवानपियो का भी उल्लेख है। देवानपियो मतलब देवताओं का प्यार, ठीक है। तो ये सब सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है। तो जेम्स प्रिंसिप का नाम यहाँ पर सबसे आगे इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहले जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे वो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा ही पढ़े गए। और सम्राट अशोक ने जो अपने अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और प्राकृत लिपि, इन 3 लिपियों में लिखे थे। सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने जो अपने अभिलेख थे किस भाषा में लिखवाए थे। तो जो भाषा थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी प्रिंसिप ने इनको पढ़ा था और इन लिपियों का उपयोग जो राजा अशोक थे उन्होंने अपने अभिलेखों और सिक्कों में किया। और जो अधिकांश सिक्के और अभिलेख मिले उसमें प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था, ठीक है। कुछ अभिलेखों में जो राजा का नाम था वो अशोक था। तो बौद्ध ग्रंथ में उस समय जब इसका अध्ययन किया गया बौद्ध ग्रंथों का, तो उसमें अशोक, सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक माना गया था, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रिंसिप कौन थे और प्रियदर्शी कौन थे। अक्सर पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसिप कौन थे और उन्होंने क्या किया। तो जेम्स प्रिंसिप एक अधिकारी थे और उन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। एक चीज आप और नोट डाउन कर लीजिएगा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के बारे में। जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि, और जो खरोष्टी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर पर लिखी जाती है। और जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं इसमें
जो एक अभिलेख है वो हमारे उत्तराखंड देहरादून में देहरादून जनपद में कालसी में भी ये अभिलेख मिला है। और अभी सम्राट अशोक के जो एक गिरनार का अभिलेख है, जूनागढ़ या सौराष्ट्र का जो अभिलेख है, तृतीय शिलालेख, उस पर लिखा भी था देवानुपियो प्रियदर्शी राजा एवं आहर। तो इस अभिलेख में ये गुदा हुआ था या लिखा हुआ था। तो इसको जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसका अर्थ होता है देवान, प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। प्रियदर्शी मनोहर मुखाकृति, सुंदर चेहरे वाला राजा ने ऐसा कहा। इसका मतलब होता है ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखा था। तो आप प्रिंसिप ऑफ प्रियदर्शी के बारे में समझ गए होंगे। एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिए, प्रिंसिप ऑफ प्रियदर्शी क्या चीज़ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। एक चीज और जो है मैं आपको जो बताना भूल गया हूँ, जो प्रिंसिप महोदय ने सन 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों और सिक्कों को पढ़ा था। तो ये आप जो तारीख है, जो सन है 1837, कहीं पूछा जाएगा कि जेम्स प्रिंसिप महोदय ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा या सिक्कों को कब पढ़ा या ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को कब पढ़ा, तो उसके लिए आंसर होगा 1837 ईस्वी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे जो हम बात करेंगे अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लिखेंगे और सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो राजा ही इन्हें बनाते हैं। तो राजा के जो उपलब्धि हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो विचार हैं, अभिलेखों में लिखे रहते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जिन पर तिथियां नहीं मिलती उसका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप नोट करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ को, या आप देखेंगे उल्टा के, इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में ये चिन्ह है, इस प्रकार लिखा जाता था। ये मौ के रूप में, मौ की तरह एक चिन्ह है। जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनमानस की सामान्य भाषाएं होती थी, मतलब जो उस समय के लोग बोलते थे, तो वो प्राकृत भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु व अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे हैं क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों में तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के भी शब्द हैं क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो अभिलेख के बारे में एक नोट है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ भी लेंगे थोड़ा सा और उसको याद करेंगे। अब बात आती है 16 महाजनपद की। ये 16 महाजनपद कौन थे? सबसे पहले आप जनपद के बारे में समझिए। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहां पर कोई जन मतलब लोग, कोई कुल या जनजाति निवास करती है, अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, निवासरत है या निवास करती है, उसे क्या कहते हैं? जनपद। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत एवं संस्कृत दोनों में मिलता है, यानी प्राकृत भाषा में भी इस शब्द का उपयोग हुआ है और संस्कृत में भी इसका उपयोग हुआ है। तो ये जनपद है। ऐसे ही कुछ 16 महाजनपद थे जिसके बारे में आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए कि वो 16 महाजनपद कौन है और आप एक बार उसके बारे में लिख लीजिए, नोट डाउन करिए और याद करिए। तो ये 16 महाजनपद जो थे
जो पहला महाजनपद था वो अवंती, दूसरा था अस्मक, तीसरा अंग, चौथा कंबोज, पांचवा काशी, छठा कुरु, सातवां कौशल, आठवां गांधार, नौवां चेदी, 10वां वज्जी, 11वां वत्स, 12वां पांचाल, 13वां मगध, 14वां मत्स्य या मत्स्य और 15वां मल्ल और लास्ट है शूरसेन। तो ये 16 महाजनपद थे और ये सभी जो महाजनपद थे आप देख लीजिए, ये सभी महाजनपद आज से उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंद कुश पर्वत से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। ये जो महाजनपद थे उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंद कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा, इस मैप में भी आप देखिए कि इनकी स्थिति क्या थी 16 महाजनपद की। तो ये देखिए, ये 16 महाजनपद थे। कंबोज ये अफगानिस्तान में, गांधार, तक्षशिला हिंदकुश पर्वत जम्मू कश्मीर के आसपास, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कौशल, काशी, कुरु, पांचाल, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, अस्मक। अब इन महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद था वो था मगध। तो इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मगध के बारे में कि वो शक्तिशाली क्यों था। कुरु का उल्लेख आपने देखा होगा, हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी पांडवों की, और जो कौरवों की जो राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ भी आपने महाभारत में इसका उल्लेख है। पांचाल का भी उल्लेख है क्योंकि जो द्रौपदी थी महाभारत काल में वो पांचाली थी। तो ये कुछ महाजनपद का एक मैप है, तो आप इन महाजनपदों को याद करिए, 16 महाजनपद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम 16 महाजनपद की। तो जो पढ़ लेते हैं इसको और आपको मैं समझाते रहूँगा बीच बीच में, तो आप ध्यान से इसको सुनिए। जो भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल था वो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी काल माना गया, क्योंकि इस काल में आरंभिक राज्यों यानी कि राज्य अस्तित्व में आए, राज्यों का गठन हुआ, नगरों, लोहे के प्रयोग जो हुए बड़े, और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, बौद्ध और जैन धर्म में, ठीक है। ये 16 महाजनपदों का जो मिलता है। यद्यपि इन महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। यानी कि उस समय ये शक्तिशाली रहे होंगे, महत्वपूर्ण जनपद होंगे, तो इनका नाम सबसे ज़्यादा इन ग्रंथों में लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो महाजनपद में होता क्या था, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण यानी छोटे छोटे समूह होते थे और उनका अलग अलग व्यक्ति उनका राजा होता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म का सूत्रपात किया, और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का, इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भारतीय कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा या गणों का सामूहिक नियंत्रण होता था। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से नहीं लिखे गए, लेकिन कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। राजधानी को किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती है कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, कि जो उस समय के जो राजा होते थे वो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, क्योंकि
वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था बना दी गई थी। तो उसमें जो 4 जातियां थी, उसमें क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना और राजा शासक का कार्य दिया गया था। तो शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। कौन? राजा, जो अपने रखरखाव है, नौकरशाही के लिए, सेना के लिए, तो जो उसको आर्थिक स्रोत की जरूरत होती है वो कहाँ से आता था? तो राजा क्या करता था? किसानों से कर लेता था, अनाज जो उगाते थे उसका कुछ हिस्सा, व्यापारी जो व्यापार करते थे उनसे कर लिया जाता था, और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर लिया जाता था? तो इस संबंध में इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। तो उस समय लड़ाइयाँ क्यों होती थी? एक जनपद दूसरे जनपद पे आक्रमण करेगा, क्यों करता था? उसका कारण ये था कि धन इकट्ठा करना। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर ली। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना मतलब जो कृषक वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल थी। तो आज का ये वीडियो लगभग 20 मिनट का हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि हम अच्छी तरह अपनी बातें आप तक पहुंचा सकें। तो आपने नोट डाउन करना है प्रिंसिप के बारे में, राजा प्रियदर्शी के बारे में, अशोक के बारे में, और अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसे कहते हैं? इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ किताबों के नाम बताए थे, वो भी आप लिख लीजिए। जो शुरुआत में कुछ बातें बताई थी उनको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो कल जो हम बात करेंगे, आरंभिक जो महाजनपद था, प्रथम जो महाजनपद था मगध, और ये मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अपनी बात मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो सभी बच्चे घर पे रहो, सुरक्षित रहो और जागरूक रहो। धन्यवाद।